हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को सबसे पहले समझना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या होता है जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, अर्थात लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेस होती क्या है और ये कितने तरह से होते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। लाइफ प्रोसेस में पोषण होते हैं, शोषण होते हैं, वहन होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। यहाँ पोषण से तात्पर्य है क्या? भोजन ग्रहण करना। शोषण से तात्पर्य है कि सांसों का लेना और छोड़ना। और वहन का तात्पर्य होता है सजीवों में जैव प्रक्रम द्वारा बने वर्ज्य पदार्थ और उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना। उत्सर्जन का मतलब होता है जो जैव प्रक्रम प्रक्रियाओं में जो गंदे पदार्थ बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो जैव प्रक्रम की जो ये खास टर्म्स है, पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, इसको जानना ही आपका पहला चैप्टर ख़त्म होगा। तो पोषण का क्या एक्चुअल तात्पर्य है, इसको सबसे पहले जानते हैं। पोषण का इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है टू टेक फूड। तो टू टेक फूड जो होता है उसको जानते हैं कि इसका विस्तार रूप से जानते हैं कि क्या होता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, जिसका नाम स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी है। तो ये पोषण का प्रकार भी दो है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण को जानते हैं कि क्या होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब ये हुआ कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण का तात्पर्य ये हुआ कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, या कहते हैं निर्भर रहते हैं, उसको विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाने पोषण दो तरह की होती है, अर्थात पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण का इंग्लिश होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और विषमपोषी पोषण का इंग्लिश होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण ये है क्या, इस चीज़ को हम लोगों ने अभी जाने। विषमपोषी पोषण है क्या, उस चीज़ को अभी हम लोगों ने जाने। तो स्वपोषी पोषण को एक बार फिर से समझते हैं कि क्या होता है स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका, या कह सकते हैं वह विधि या वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वही स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हरे पौधे, ये क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। दूसरी बात, विषमपोषी पोषण को समझते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण जो है वो क्या है? पोषण का वह तरीका
जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विषमपोषी पोषण। और इससे पहले भी हम लोगों ने परिभाषा को जाने थे कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने इस बात को समझे, अब समझते हैं स्वपोषी पोषण को और डीप में। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसी में होता है। अब देखिए स्वपोषी पोषण किस में होता है, ये चीज़ हम अभी थोड़ी देर पहले स्वपोषी पोषण में जाने थे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होता है, यानी अपना भोजन वो स्वयं तैयार करता है। उसका एक प्रक्रिया होता है जिनको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, और प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलते हैं जानते हैं क्या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ कि कोई जब हरे पेड़ पौधे हैं तो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और हमारे वायुमंडल से सूर्य प्रकाश उस पर आती है। तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे अभिक्रिया को देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, तो रिएक्शन से यही तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इसकी प्रेजेंटेशन में, इसकी उपस्थिति में एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के उपरांत ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बनता है और जल का निर्माण अर्थात H2O का निर्माण होता है। तो ये CO2 प्लस H2O, तीर का निशान ऊपर क्लोरोफिल जो दिया है वो क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है जो पौधे के पत्ती में पाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट है, ये दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं जो पौधे बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए क्या क्या आवश्यक कच्ची सामग्री है उसको जानना इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में ये लिखने के लिए भी देते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का नाम लिखे, तो उसमें आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। यही चार चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है। तो कच्ची सामग्री के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाने। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं जो होती है उन घटनाएं को जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है उस चीज़ को जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को जैसे हमने पीछे जाने, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो होता है पौधे के पत्ती में, वो पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। अब तीसरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये तीन जो चीज़ है वो तीन बातें प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती रहती है। पहली बात क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरी बात प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल
अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। तो ये चीज़ दूसरी बात हुआ। तीसरी बात हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। अब जानते हैं अगली बात को। अगली बात है अस्टोमाटा, यानी इंग्लिश में इसको रंध्र कहते हैं। ये आपको परीक्षा में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। रंध्र को इंग्लिश में अस्टोमाटा कहते हैं। कभी कभी रंध्र पूछ देते हैं क्या है, कभी कभी अस्टोमाटा पूछ देते हैं क्या है, इसलिए इसका दोनों नाम आपको याद रहनी चाहिए। तो रंध्र क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, पौधे की पत्ती होती है, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे महीन छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्र को ही हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर पौधे के पत्ती पर होता है, और पौधे की पत्ती पर जो छोटा छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छोटी छोटी छिद्र को ही हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। अब रंध्र के क्या कार्य है इसको भी जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब रंध्र का क्या कार्य है, पौधे की पत्ती पर जो छोटे छोटे छिद्र होती है उनका क्या कार्य है उसको जानते हैं। रंध्र के कार्य को जानते हैं, यानी फंक्शन ऑफ अस्टोमाटा को जानते हैं। तो पहला इसका कार्य है रंध्र का, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि पौधे में जो रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तो रंध्र के द्वारा करता है। अगर पौधे का ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है तो रंध्र के द्वारा ही होता है। इसलिए कह सकते हैं कि रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे में। अब जानते हैं रंध्र का दूसरा कार्य क्या है। वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जलवाष्प के रूप में, जल यानी जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। यहाँ वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया क्या है इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया यानी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, ये वाष्प उत्सर्जन का यहाँ क्या परिभाषा है इस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है। वाष्प उत्सर्जन क्या है, तो देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। तो पौधे के लिखना है, पौधे के वायवीय भागों में, पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल निकलने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल निकलने की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्प उत्सर्जन को हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। तो वाष्प उत्सर्जन होता है, तो वाष्प उत्सर्जन रंध्र के द्वारा ही होता है। अब वाष्प उत्सर्जन का देखिए, एक तो आप अभी गर्मी के मौसम में इसका मतलब असर देखेंगे। वाष्प उत्सर्जन का असर ये है कि अभी पौधे जो मुरझा जाते हैं, इसी का कारण है कि उसमें वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और वाष्प उत्सर्जन में पौधे के पत्ती पर जो रंध्र होती है, रंध्र से ही वाष्प के रूप में जल बाहर वाइब्रेशन होता है, यानी कि वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो वाष्प के रूप में ये वाष्प उत्सर्जन में होता है। अब देखिए, वाष्प उत्सर्जन से एक लाभ है कि जब आप पौधे के या वृक्ष के निकट जाते हैं तो गर्मी के मौसम में ठंडक का अनुभूति होता है। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर वास्तव में ये स्टोमाटा है। ये पौधे की पत्ती पर ऐसे ही छिद्र होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये माइक्रोस्कोप पे बड़ा करके दिखाया गया है। और ये जो रंध्र है, रंध्र में कोशिकाएं पाई जाती है
और कोशिका में दो तरह की कोशिका होता है, एक सहायक कोशिका होता है, एक द्वार कोशिका होता है। हाँ, ये वही कोशिका है जिस कोशिका को आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, जिनका डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी में जिस कोशिका का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, उसी कोशिका को हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ये है सहायक कोशिका, रंध्र में एक सहायक कोशिका, और दूसरा जो होता है द्वार कोशिका, और तीसरा अधिचर्म कोशिका। यानी कि रंध्र में 3 तरीका कोशिका होता है, सहायक कोशिका, द्वार कोशिका और अधिचर्म कोशिका। तो ये चीज़ को आपको ख्याल रखना है। और तीसरी रंध्र में क्या होता है, रंध्र छिद्र होता है। तो रंध्र छिद्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, इतनी चीज़ स्वपोषण के बारे में हम लोग जाने। अब स्वपोषण को जानने के बाद हम लोग यहाँ जानेंगे विषमपोषी पोषण को। तो जैसे कि हम लोगों ने विषमपोषी पोषण की परिभाषा जाने थे, क्या पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं या सजीव कर सकते हैं। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न तैयार करके अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको विषमपोषी पोषण कहते हैं। उसी को हम लोग डिटेल में जानते हैं कि स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण। अब देखिए, ये जो है जीव को बांटा गया है इतने की श्रेणी में, यानी विषमपोषी पोषण के द्वारा जो सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है, उसके आधार पर ये जीव को वर्गीकृत किया गया। एक प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और मृतजीवी पोषण को कहते हैं सिप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो प्राणी संपोषी पोषण जानते हैं कि प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए, प्राणी संपोषी पोषण में क्या है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी विषमपोषी पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, मानव हो गया। तो अमीबा और मानव जो है प्राणी संपोषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये बात को ख्याल रखना है। दूसरी बात, मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो जानते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में सजीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। आप अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ कहते हैं तो थोड़ा और परिभाषा अच्छा बनेगा और परिभाषा सूटेबल बनेगा और परिभाषा सही तरीक़ा से बनेगा। तो मृत जीवी पोषण में क्या होता है, जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर और सड़े गले अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी, कवक। ये फफूंदी और कवक जो है ये मृतजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। परजीवी पोषण क्या है, तो जानते हैं परजीवी पोषण को, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को जानते हैं। तो परजीवी क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी जीव होते हैं वे क्या होते हैं, दूसरे के जीव पर घर बना करके यानी आवास बना करके यानी उस पर रह करके उनका ही भोजन करते हैं, जीव को बिना मारे। तो बिना मारे उनसे भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल हो गया,
जू हो गया, फीताकृमि हो गया। अमरबेल, जू और फीताकृमि जो है ये परजीवी जीव है। ये जो जीव है ये जीव अन्य जीवों के शरीर पर या उसके कह सकते हैं आवास पर रह करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं तैयार नहीं करके उसका भोजन प्राप्त करता है। तो इसको कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को जानने के बाद आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे अमीबा में पोषण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।